गवार देवरानी, दिल को छू लेने वाली कहानी। आज रानी 1 महीने की बीमारी की छुट्टी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। रानी की देवरानी सुनीता ने अपने हाथों से रानी के लिए टिफिन तैयार किया था। वह किचन से बाहर आते हुए बोली, भाभी आपका टिफिन। और रानी के करीब पहुंची तो रानी ने उसे गले लगा लिया। रानी की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उसके मांस पटल पर अतीत की यादें किसी चलचित्र के भांति अंकित होने लगी। छोटे से गांव से पौष के इलाके में बहू बनकर आने वाली सुनीता के लिए अपनी ससुराल की हर राह पहले दिन से ही कठिन बन गई थी। शादी के बाद अपनी इकलौती जेठानी के पैर छूने के लिए झुकी तो रानी पीछे हटते हुए बोली, ओह व्हाट इज़ दिस, यह किस ज़माने में जी रही है, गवार कहीं की। आजकल कोई पैर छूता है क्या? यह हाईटेक युग है, यहाँ हाय हेलो और हक करने का ज़माना है। लगता है यह लड़की एजुकेटेड भी नहीं है। फिर तो भाभी के गले ही लग जाओ सुनीता, रोहन ने हंसते हुए कहा। सुनीता आगे बढ़ी तो रानी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बस बस, दूर से ही नमस्कार कर दो, मैं मान लूँगी। सुनीता दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर आगे बढ़ गई थी। शादी के पहले दिन से ही जेठानी रानी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। हाईटेक सिटी मुंबई के गलियों में बचपन से बिताने वाली रानी को किस टेट गांव की लड़की बतौर अपनी देवरानी कतई पसंद नहीं थी। रानी ने अपने देवर रोहन की शादी अपनी मामा की इकलौती बेटी कोमल के साथ करवाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे थे, परंतु रोहन ने उसकी एक ना सुनी थी। कोमल मॉडलिंग करती थी और शहर के स्थानीय फैशन शोज में नियमित रूप से शामिल होती थी। फैशन शोज के लिए वह देश के अन्य शहरों में भी अक्सर जाती थी। कोमल का ताल्लुका हाई फाई सोसाइटी से था। जुहू स्कीम इलाके में स्टार बेटे बेटियों के साथ स्वच्छंद जीवन का लुत्फ उठाने वाली कोमल फिल्मों में भी अपना नसीब आजमा रही थी। रानी किटी पार्टियों, शॉपिंग एवं पिकनिक की ज़बरदस्त शौकीन थी। वह चाहती थी कि उसके परिवार में ऐसी ही कोई मॉडर्न लड़की आए ताकि जेठानी देवरानी में बेहतर तालमेल बने रहे। परंतु जब रोहन ने देहाती लड़की से विवाह कर लिया तो रानी के तमाम ख्वाब पत्थर से टकराए शीशे की भांति टूटकर चकनाचूर हो गए। वह जल भून कर गई। रोहन मेडिकल का छात्र था। जब वह MBBS के अंतिम वर्ष में स्टडी कर रहा था तब अपने मित्र सुमित के विवाह में शामिल होने उसके गांव गया था। वह अपनी पहली बार किसी गांव में गया था। पर्वत के तलहटी में बसे इस गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर रोहन को पहली नज़र में ही इस गांव से प्यार हो गया था। गांव के चारों ओर आच्छादित हरियाली, दूर दूर तक लहलाते हरे भरे खेतों में फुदकती चिड़ियाँ, हरे भरे घने वृक्ष पर कलवर करते विहंग और उनकी छांव में नृत्य करते मोर, अमराइयों के कुकती कोयल आदि ने रोहन को इतना प्रभावित किया कि वह शादी के बाद भी कई दिनों तक अपने दोस्त के घर पर ही रुक गया था। अपने दोस्त के विवाह में ही रोहन ने सुनीता को देखा था। विवाह के 2 दिन पूर्व आयोजित संगीत संध्या में उसने सुनीता को गाते और नृत्य करते हुए पहली बार देखा था। संगीत संध्या की रात को नींद ने रोहन की आंखों से किनारा कर लिया। रात भर उसकी आंखों के सामने सुनीता का चेहरा ही घूम रहा था। उसे लगा कि अब उसकी तलाश पूरी हो गई है। उसके दिमाग में जीवन साथी की जो तस्वीर थी उसके अनुरूप सुनीता थी। सुमित के विवाह के बाद रोहन ने सुनीता के बारे में छानबीन शुरू कर दी थी। उसने प्रवीण के पिता शिव शंकर प्रसाद से इस बारे में पूछा।
तो उन्होंने बताया, बेटा सुनीता पंडित रामदास की ज्येष्ठ कन्या है। वे सेवानिवृत्त अध्यापक है जो 2 वर्ष पहले ही सेवानिवृत्त हुई है। घर के गरीबी के कारण सुनीता ने कक्षा 10वीं पास कर स्कूल को अलविदा कह दिया था। सुनीता मेरी गोद में खेली है। लड़की बहुत ही संस्कृति, सुशील और बुद्धिमान है। सुनीता की आवाज़ बहुत ही मीठी और सुरीली है। वह बहुत अच्छा गाती है। सुमित के विवाह में संगीत संध्या में तुमने सुनीता की गीत तो सुने ही होंगे। रोहन, एक बात मैं तुम्हें यह भी बताना चाहूँगा कि सुनीता के विवाह की चिंता ने रामदास की नींद हराम कर दी है। उनकी बिरादरी के कई लोग सुनीता को देखने आते हैं, पर दहेज पर आकर बात फिसल जाती है। सुनीता से छोटी एक और बहन है, उसके हाथ भी पीले करने हैं। गत वर्ष पंडित जी की पत्नी का स्वर्गवास हुआ। उनकी बीमारी में उन्होंने इलाज में पैसे पानी की तरह बहाए, पर उसे बचा ना सके। पंडित जी की पत्नी का निधन क्या हुआ, इस परिवार की रीढ़ ही टूट गई। शिव प्रसाद ने रोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा रोहन, पंडित जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनकी दोनों बेटियां सुंदर और सुशील और संस्कारी हैं। अगर सुनीता तुम्हें पसंद है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो तो मुझे पंडित जी से बात करने में प्रसन्नता होगी। शिव शंकर प्रसाद की बातों से रोहन के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह जल्दी से जल्दी मुंबई जाकर इस संबंध में अपने माता पिता से बात करना चाहता था। शिव शंकर ने अल्प विराम के बाद कहा, बेटा कोई निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता से एक बार बात जरूर कर लेना। हो सके तो उन्हें एक बार यहाँ लेकर आ जाना। जरूर अंकल, मैं कोई निर्णय लेने से पूर्व माता पिता से ज़रूर बात करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पसंद ही मेरे माता पिता की पसंद होगी। अंकल, सुनीता तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई है। मैं ऐसी ही लड़की को अपना जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ, जिसका मन स्वच्छ कांच की तरह पारदर्शक हो, जिसके आर पार सहज देखा जा सके। सुनीता का मन ताल के स्वच्छ जल की तरह निर्मल है, जिसके भीतर सहजता से झांक कर जल को देखा जा सकता है। अंकल, सुमित की विवाह के दौरान हमारी कई बार मुलाकात हो चुकी है। मैं कल ही मुंबई जा रहा हूँ। आप चाहे तो सुनीता के पापा से बात कर सकते हैं। रोहन उत्साहित होकर बोल रहा था, ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ। शिवशंकर ने कहा। रोहन मुंबई पहुंचकर जब अपने मम्मी पापा और भैया भाभी से इस बारे में बात की तो रानी भाभी क्रोधित हो गई। उन्होंने नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा, अरे रोहन, मैंने तो कोमल से तुम्हारे लिए बात कर रखी है। मुंबई जैसे शहर में गांव की अशिक्षित और गंवार लड़की लाकर समाज में हमारी नाक कटवाओगे क्या? अरे भाभी, मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि मुझे कोमल पसंद नहीं है। मेरी और उसकी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। भाभी, मैं सीधा साधा लड़का हूँ, जबकि कोमल हाई फाई। रोहन मुस्कुराते हुए और कुछ कहने जा रहा था, मगर रानी ने रोहन की बात काटते हुए कहा, क्या बुराई है? कोमल दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं है। अच्छी पढ़ी लिखी है, ऊंचे खानदान की है, हाई फाई सोसाइटी से ताल्लुकात रखती है। भैया, तुम्हें ऐसी लड़की दिन में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कहते हुए रानी मुंह फुलाकर बैठक से चली गई। अरे भाई, उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने दो। तुम अपनी पसंद उस पर क्यों थोप रही हो? रोहन के बड़े भाई ने रानी को समझाते हुए कहा, लेकिन तब तक रानी अपने कमरे में जा चुकी थी। 2 ही दिन बाद रोहन अपने माता पिता को लेकर सुनीता के गांव पहुंच गया। सुनीता सभी को पसंद आ गई। रोहन की मम्मी ने तो सुनीता के हाथ में शगुन भी दे दिया था। चटमंगनी और पट विवाह हो गया। रानी की नाराजगी के बावजूद भी सुनीता इस घर में बहू बनकर आ गई। सुनीता को विवाह के पहले दिन से ही अपनी जेठानी रानी की नाराजगी का शिकार होना पड़ा था। वह बात बात पर सुनीता पर ताने कसती थी, लेकिन सुनीता मानो
विनम्रता का चोला पहन लिया हो। वह रानी के तानों पर चू तक न करती, चुपचाप सहन करती रही। सुनीता जानती थी कि शब्द से शब्द बढ़ता है, सो उसके लिए इस वक्त खामोश रहना ही उचित थे। उसे विश्वास था कि समय सदैव एक समान नहीं रहता है, यह परिवर्तनशील, एक दिन उसका भी वक्त बदलेगा। समय बीत रहा था। रानी एक सरकारी बैंक में नौकरी कर रही थी, सो वह हमेशा अपना टिफिन खुद बनाकर सुबह 9 बजे अपनी स्कूटी से बैंक चली जाती थी और शाम को 5 बजे के आसपास लौटती थी। सुनीता से रानी इस कदर नाराज थी कि वह उसके हाथ की चाय तक नहीं पीती थी। रानी के बैंक जाने के बाद ही सुनीता का किचन में प्रवेश होता था। सुनीता के सास ससुर रानी के तेज तर्रार स्वभाव से भली भांति परिचित थे, सो वे हमेशा खामोश ही रहते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर किसी को क्या पता था कि कोई अनहोनी उनके दरवाजे पर जल्दी ही दस्तक देने वाली थी। एक दिन शाम को बैंक से लौटते वक्त किसी टेम्पो ने रानी की स्कूटी को पीछे से जोर से टक्कर मार दी। रानी ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए उसके सिर में चोट नहीं लगी, मगर उसके दाएं हाथ और बाएं पैर पर गहरी चोट आई थी। किसी भले व्यक्ति ने अपनी कार से रानी को नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया था। अस्पताल से फ़ोन आते ही रोहन और सुनीता तुरंत अस्पताल पहुंचे। रानी के पति ऑफिस के काम से बाहर भोपाल गए थे। रोहन ने देखा कि रानी आईसीयू में है। डॉक्टर ने बताया कि वह अभी बेहोश की अवस्था में है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। हेलमेट की वजह से उनके सिर में कोई चोट नहीं आई, मगर वह घबराकर बेहोश हो गई हैं। उसके हाथ और पैर में गहरी चोट लगी है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। कुछ ही देर में रानी को होश आ गया। डॉक्टर ने रोहन को इशारे से अंदर बुलाया। रोहन ने रानी को बताया कि बिल्कुल न घबराएं, उनके हाथ और पैर में ही चोट लगी है, सिर में कहीं चोट नहीं लगी है। एक्सरे से मालूम पड़ जाएगा कि फ्रैक्चर है या नहीं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने एक्सरे देखकर रोहन को बताया कि रानी के दाएं हाथ और बाएं पैर में फ्रैक्चर है। उन्हें करीब 1 सप्ताह अस्पताल में रहना पड़ेगा। रोहन ने फ़ोन द्वारा रानी के पति को घटना की जानकारी दे दी। करीब 2 सप्ताह के बाद रानी को अस्पताल से छुट्टी मिली। रोहन और सुनीता के साथ रानी घर पर आई। घर के दरवाजे पर रानी को रोककर सुनीता ने कहा, भाभी अब तुम अपने लिए पानी का ग्लास तक नहीं भरोगी। डॉक्टर ने वैसे भी आपको पूरे 2 महीने आराम करने की सलाह दे दी है। फिर आपके एक हाथ और एक पैर में प्लास्टर चढ़ा है, सो आपको अब आराम की सख्त ज़रूरत है। आज से आप मुझे कोई भी और किसी प्रकार का काम करने के लिए कहने में कोई संकोच नहीं करोगी। ऐसा मुझे वादा करो, तभी आपको घर के अंदर आने दूंगी। यह कहने के साथ ही सुनीता बीच दरवाजे पर खड़ी हो गई। रानी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सुनीता को एक हाथ से अपनी ओर खींचते हुए उसका माथा चूम लिया और रूठ कंठ से बोली, सुनीता मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कहा और तुम्हें बेवजह परेशान भी बहुत किया। तुम पिछले 2 सप्ताह से सब कुछ भुलाकर मेरी सेवा समर्पित हो गई हो। इतनी सेवा तो अपना भी कोई नहीं करेगा। सुनीता, तुम्हें इस घर में आए अभी 7 महीने ही हुए हैं, पर तुमने अपनी मीठी बातों और बिना भाव से हम सबका दिल जीत लिया है। मुझे रोहन की पसंद पर गर्व है। सुनीता, तुम्हारे बर्ताव से एक बात मेरी समझ में आ गई कि गांव की लड़की अशिक्षित हो सकती है, मगर असंस्कारित नहीं। तुम पारिवारिक एथिक्स की जीती जागती मूर्त हो। सुनीता प्लीज़, पहले तुम मुझे माफ़ कर दो तो ही मैं घर में प्रवेश करूंगी। भाभी, आप बड़ी बहन के समान हैं, जिसे अपनी छोटी बहन को डांटने और फटकारने का हक तो होता है ना। फिर भला मुझे बुरा क्यों लगेगा?
आप माफ़ी की बात करके मुझे शर्मिंदा ना करें, यह तो आपका विनय है। भाभी कहते हुए सुनीता ने अपनी जेठानी को बाहों में भर लिया। अरे भाई, देवरानी और जेठानी की डायलॉगबाजी ख़त्म हो गई हो तो हम अंदर चले क्या? मुझे और रोहन को ज़ोर से भूख लगी है। दरवाजे के बाहर खड़े रानी का पति ने रोहन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ भाई साहब, ख़त्म हो गई है हमारी डायलॉगबाजी। अब आप सब भीतर आइए, मैं भी भाभी को भी अपने कमरे में बिठाकर आप सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। कहते हुए सुनीता ने अपने दोनों हाथ से रानी की तरफ बढ़ा दिए, जिन्हें उसने कस कर पकड़ लिया और धीरे धीरे सुनीता का सहारा लेते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अरे भाभी, आप कहाँ खो गई हो? अब तो मेरा हाथ छोड़ो। आपने कब से इसे कसकर पकड़ रखा है? आपको बैंक जाने में देर हो रही है, सुनीता ने कहा। ओह सॉरी सुनीता, मैं तो अतीत में पहुंच गई थी। कहते हुए रानी ने सुनीता के हाथ से टिफिन लिया और अपने पति के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।